सो आर.डी. बर्मन और उत्तम सिंह जी से आपको क्या लर्निंग्स मिली? उत्तम जी के वहां पे, उत्तम जी इज अ हाईली डिसिप्लिन्ड पर्सन जी। एंड उनके वहां पे उनके अंडर काम करने से मतलब कि उनको देखने ऑब्जर्व करने में ना कि वो कैसे म्यूजिक बनाते थे, किसी चीज का म्यूजिक अरेंजमेंट करना तो गाने को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट, फिर म्यूजिशियन से बजवाना, फिर हार्मनीज वो कैसे डाल रहे हैं, काउंटर पार्ट्स, ऑब्लिगाटोस वो कैसे यूज कर रहे हैं, जब वायलिन सेक्शंस कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, वो जो उनको देखने से जो सीखना था ना, आई आई इट जस्ट इट वाज लाइक एब्जॉर्ब करना कि ऐसा होता है. सो द होल थिंग यूज्ड टू बी पंजीज आई मीन स्किल्स है उनका काम करने का वे में. उसके बाद में फिर जब मैंने आपको बताया था देन आई प्लेड विद अमर हल्दीपुर जी और सब, तो ऐसे करते 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 एक दिन पंचमदा का भी मुझे कॉल आ गया वहां से गाने के लिए. सो दैट डे आई कैन नेवर फॉरगेट, बिकॉज क्या बचपन में डैडी को मिलने हम स्टूडियो जाते थे, तो मैं और मेरी सिस्टर जाते थे, तो पंचमदा रमेश बहल जी होते थे, उनकी रिकॉर्डिंग, तो वो हमेशा हम दोनों के लिए कैडबरी देते थे, नो कैडबरी चॉकलेट. तो जो फर्स्ट डे मेरा जो रिकॉर्डिंग था पंचमदा के साथ में, वो मुझे बेस गिटार बजाने के लिए बुलाया था, और वो बेस गिटार ऐसी इंस्ट्रूमेंट थी जो मेरे डैडी बजाया करते थे उनके लिए. तो एक पिक्चर थी जय जय शिव शंकर, जिसका मुहूर्त सॉन्ग था, और काका जी जो राजेश खन्ना जी वो प्रोड्यूस कर रहे थे पिक्चर. और तो क्योंकि बेस गिटार बजाते थे ना, तो फिल्म सेंटर जगह होती थी जहाँ पे रिकॉर्डिंग्स होती थी पंचमदा की मेनली. तो फिल्म सेंटर में जो बेस गिटार इंस्ट्रूमेंट है वो माइक से नहीं, क्योंकि इट्स इलेक्ट्रॉनिक ना, तो मेरी जगह बेस गिटार की जगह एक्चुअली अंदर जहाँ मॉनिटर रूम होता है, जहाँ पंचमदा मिक्सर पे बैठते थे, उसी के स्पीकर के बीच में चेयर होती थी, और वो एक चेयर पड़ी थी और स्टैंड था सामने, और वो कुर्सी पे मैं जब गया पहले दिन जब बुलाया मुझे, तो कुर्सी पे कैडबरी पड़ी हुई थी. तो मैंने वो पंचमदा अभी बड़ा हो गया, तो मैंने बोला चुप, मेरे लिए तो बच्चा ही रहेगा हमेशा. तो आपको ये कैसा लगा कि जो चीज आपके फादर किया करते थे उसी चीज के लिए आपको बुलाया गया, तो उस टाइम पे आपको क्या फील हुआ था? हाँ, तो उसके बाद में पंचमदा मेरे पास आए, तो उन्होंने मेरे को बोला देख, तो मेरे लिए पहली बार बजा रहा है, ओके, और तू ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है जो इंस्ट्रूमेंट मुझे तेरे डैड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, और बताया कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसे हमारे म्यूजिक में अडेप्ट हो सकता है. तो तू सिर्फ एक ही काम करना, तुझे जो लिख के दिया और तू मेरे गाने को सिर्फ एंजॉय कर, सब सही बैठेगा. डोंट टेक टेंशन, नथिंग. ये तेरे डैडी की जगह है, और तू जहाँ बैठ रहा है तुझे उसी जगह पे बैठा है, तो तू तू सिर्फ एंजॉय कर मेरे गाना, एंड माय वर्क इज डन. तो इट वाज सच अ नाइस थिंग और सच एनकरेजिंग थिंग कि यू नो, नहीं तो एक नर्वसनेस होती है, क्योंकि हमने तो सिर्फ सपनों में सोचा था कि कभी पंचमदा के लिए बजाएंगे, तो वो उन्होंने इतना एट ईज कर दिया, और वो सब तो गाना हुआ. एंड ही कॉल्ड मी एंड सेड वेरी नाइस, तू और कौन से गिटार्स बजाता है? तो मैंने बोला मैं बेस गिटार, अकॉस्टिक गिटार, 12 स्ट्रिंग, इलेक्ट्रिक, सब. तो बोला ठीक है, अब तो एक काम कर, कल से फिल्म सेंटर के यहाँ पे एक स्टोर है, वहां पे अपने सब गिटार लाके रख दे, हमें पता नहीं कौन सी चीज की जरूरत पड़े तो हम कुछ ना कुछ उसमें से यूज करेंगे. तो उस दिन से फिर पंचमदा के साथ में शुरू हो गया, एंड इट वाज a roller coaster ride for me. That's nice. How was your experience working on 1942, A Love Story? या वो तो पंचमदा के साथ बजाने, इतने साल बजाने के बाद में, that unfortunately was Panchamda's last project which got released and came into the history, you know. Okay, like Ace, he just threw an ace and left us to hear his music. See, for us ना, मैंने जैसे बता रहा था ना, हमें आदत थी कि हम रोज गाने बजा रहे थे, सुबह की शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में, सुबह की शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में. For Panchamda and for all of us now, we were just, हमारे लिए जैसे होता ना, ये रूटीन वर्क, रोज काम कर रहे हैं, वैसे
हमने तो पता ही नहीं होता था कि कौन सा गाना हिट हो जाएगा कौन सा नहीं होगा. सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक बट कुछ कुछ गाने होते हैं ना सुनते ही अरे यार क्या गाना है क्या साउंड आ रहा है सब साथ में बजाते तो कैसे लगता है. सो वो दो सॉन्ग्स हैड द सोल इन इट जब सब साथ में बजा रहे होते थे. तो आई हैड प्लेड स्ट्रोक्स में 12 स्ट्रिंग में और सब जो ना टंग 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 एक लड़की को देखा तो स्ट्रोक्स में होते थे. साथ में रमेश अय्यर जी मेरे साथ में होते थे. मैं उल्टा बोल रहा हूँ मैं उनके साथ में होता था एक्चुअली बोलना चाहिए वो बड़े. एंड देन बापट जी ऑन संतूर. कितने मतलब वो एक माहौल ही अलग होता था. मतलब आई कैन जस्ट आंख बंद करूं तो आई रीच दैट प्लेस ऑफ हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है और सब है ना वैसा. तो that was fun to do that उस टाइम क्योंकि उससे पहले तो पंचमदा के साथ में हम लोगों ने कितने गाने बहुत सारे गाने किए बैकग्राउंड स्कोर्स किए कितने सारे. देन हमने शोज किए कितने सारे. हम लंदन के शोज किए थे. देन उसके बाद में हम साउथ अफ्रीका गए थे. साउथ अफ्रीका तो हम लोग 1 महीने के लिए थे वहाँ पे. और साउथ अफ्रीका I was young Jackie Vanjari, you know, a fantastic musician. We both were the young ones, so we were room partners, you know, वहाँ पे. तो पंचमदा हमेशा हमारे साथ में बहुत घुल-मिल के रहते थे, you know, कि जैसे हम लोग एयरपोर्ट उतरते थे तो पंचमदा ना एक हाथ जैकी के कंधे पे एक हाथ मेरे कंधे पे और would walk around. Then हम लोग पूछते थे ऐसे पंचमदा क्यों करते. तो बोला अरे वो इसलिए कि ऑर्गेनाइजर को समझ आ जाए ये मेरे बच्चे इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए. नहीं मतलब आपको काफी अच्छा एटमॉस्फेयर मिला बडीज जैसे रहते थे वो आप लोगों के साथ. अरे he was fun all the time. तो मैं तो उनको कभी पूछता अरे पंजम में आपने वो यू नो मेमो जी की पिक्चर थी ना भूत बंगला जी. तो मैंने बोला पंजम आप एक्टिंग की थी तो लेकिन हाउ डिड यू गेट इनटू एक्टिंग एंड ऑल दैट. तो बोले नहीं यार वो महमूद मेरे को जबरदस्ती मेरे को बिठा दिया वो करने के लिए और मैंने कर दिया फिर. तो वो एक अलग ही होता था. वो फिल्म सेंटर जो जगह थी वो जी हमारे लिए हमारे मेमोरीज में एक ऐसा जोन है जैसे होता ना कि यू नो बोलता ट्रैवल ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर मैं आंख बंद करूं और उस चीज के बारे में सोचूं मैं वहीं बैठा हूं मैं वहीं पे हूं वो माहौल में हूं व्हिच इज द ब्लेसिंग के वो माहौल आपको मिला. या मतलब मैं आंख बंद करूं तो आई एम स्ट्रेट देयर एंड आई कैन हियर ऑल द म्यूजिशियंस प्रैक्टिसिंग. You know ये that's what brain में कैसे memories रह जाती है. सोल मतलब आपकी सोल वहीं पर है. आपकी बॉडी कहीं पर भी हो आपकी सोल वहीं पर है वो फिल्म सिटी और वो प्रैक्टिसिंग जोन में. You know जो फिल्म सेंटर जो स्टूडियो था बहुत सालों के बाद में then उन्होंने स्टूडियो बंद करके उन्होंने रेंट पे डालना शुरू कर दिया था दूसरी चीजों के लिए. तो उन्होंने किसी ने बनाया था वेलोसिटी आई थिंक विस्क्राफ्ट ने वो बनाया था वेलोसिटी क्लब. तो हम फिर उधर जाते थे ना तो मैं वहां जाता था मैं बोलता था सब डांस करें तो मैं उधर जाके खड़ा था. मैं यहाँ बैठा करता था यहाँ पे पंचमदा खड़े होते थे यहाँ पे ये होता था यहाँ होता था अरे ये सो इट इज जस्ट देयर इन द माइंड. तो मैंने उसके बाद वेलोसिटी जाना छोड़ दिया कि यार कांट सी दिस प्लेस इन अनदर फॉर्म ऑल टुगेदर. So what kind of a discipline does a musician need? डिसिप्लिन इन द सेंस कि जो आपके हाथ से नहीं बजाया जा रहा है जी. वो आपको तकलीफ देना चाहिए और वो जो तकलीफ होगी तो आपकी बॉडी माइंड कुछ करेगी उसके बारे में. एंड वो आप तकलीफ को फील नहीं कर रहे हो तो आपका उतना फोकस उस चीज पे जाएगा नहीं. वो तकलीफ होना बहुत जरूरी है. और अब अभी जैसे ना मुझे कभी भी किसी के बारे में मैं आपको अगर कुछ बताने जाऊं वो हमारे सबके साथ में होता है कि यार वो बंदे का नाम क्या है अरे यार वो अरे इट्स देयर ऑन द टिप ऑफ द टंग बट आता नहीं है नो. तो ऐसी चीजें ऐसी होती है कि तकलीफ देती है जब तक आप वो मेमोरी को करेक्टली वापस ले नहीं आओ यू नो. तो ऐसी तकलीफ होनी चाहिए कि यार जो सामने हमने सुना या देखा किसी को बजाते हो वो अपने हाथ से अगर नहीं आ रहा इफ दैट पर्टिकुलर थिंग
really excited you. Wow. तो आपसे बज नहीं पा रहा है तो मतलब तकलीफ होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हम कहीं पे चूक रहे हैं। मेहनत करो, उस पर प्रैक्टिस करो कि वो बजे। कौन से ऐसे गिटार्स हैं जो अभी तक आपके साथ है म्यूजिकल जर्नी के पार्ट में? मेरे पास एक गिब्सन अकॉस्टिक गिटार है जो मैंने सुनील कौशिक जी से खरीदी थी, क्योंकि सुनील कौशिक जी was buying another Gibson guitar from Mr. Bonnie DeCosta, और तो उन्होंने अपनी गिब्सन गिटार जो थी वो मुझे दी थी, तो वो मेरे पास आज तक है। एंड दैट्स लाइक क्या बोलते हैं, एंटीक, you know, and that guitar has a writing of Gibson which is not the today's Gibson writing. It was उससे पहले जो जैसे जो font में लिखा जाता था Gibson, in fact in between the Gibson people had come, so they were like, oh, would you want to give us this guitar? Well, no way. मैं तो आपसे अगर कुछ मुझे इससे रिपेयर भी कराना तो मैं आपके सामने बैठ के करवाऊंगा। So it's a precious thing which now, you know, is there with me. Then I have my jazz bass, Fender jazz bass guitar with me. बस एक ही था कि डैडी की जो गिटार्स थी वो डैडी ने ऑलरेडी बेच दी थी दूसरों को, वो मेरे पास नहीं आई, बस वही था। एक खाली हवाइन गिटार है डैडी की। और बीच में डैडी ने एक कॉर्ग मिनी कॉर्ग करके एक कीबोर्ड था मोनोफोनिक, वो डैड बजाया करते थे पहले, तो वो उन्होंने किसी को बेचा तो वो हमने खरीद लिया। तो हमारे बच्चों के पास और मेरे पास डैडी की वो एक चीज है बस। आपका गिटार आपके वर्किंग स्टाइल को कितने हद तक इन्फ्लुएंस करता है? मेजरली, बिकॉज क्या होता है कि देखिए जैसे बोलते हैं ना, आपकी जो लैंग्वेज जो आपने बचपन से सीखा है, इंस्टिल्ड है, जो घर पे आप बात करते हो जो लैंग्वेज को, तो अगर बोलते हैं ना वो अकबर बिरबल की एक कहानी थी कि रात को बोलता है ये आदमी, अकबर बोलता है ये आदमी कुछ 50 लैंग्वेजेस बात करता है, क्या तुम बता सकते हो वो, लेकिन उसकी पर्सनल लैंग्वेज कौन सी? क्योंकि 50 लैंग्वेजेस में इतना फ्लुएंट था। तो बिरबल बोलता है ओके ठीक है, मैं कल बताता हूँ। तो सुबह आके उस बता देता है ये आदमी ये लैंग्वेज इसकी पर्सनल लैंग्वेज। तो बोला कैसे पता लगा? बोला नहीं, रात को ये सोया हुआ था तो मैंने गरम छींटे उसके ऊपर डाले, तो जब फर्स्ट इनिशिएटिव होता है ना, आदमी हमेशा अपनी पर्सनल लैंग्वेज बात करता है। सो हाँ, तो उस हिसाब से इवन इंस्ट्रूमेंट वो चीज हो जाती है, जो पहला इंस्ट्रूमेंट सीखा हुआ है और आपने, तो आपकी सोच जो इमेजिन करना होता है। अभी जैसे अगर कोई पियानो प्लेयर होगा तो वो अपनी आंख बंद करेगा तो उसको अपने हाथ दिखेंगे वो पियानो कीज पे, गिटार वाले को दिखेगा फ्रेट पे, अच्छा ये बजा रहा हूँ। तो वो इंस्टिल जो इनिशियल होता है, तो ऑब्वियसली वो गिटार पे ही सोचता हूँ मैं। अब कीबोर्ड करता हूँ तो कभी कभी कीबोर्ड सोच लेता हूँ, लेकिन अपनी मेन चीज जो होती है जो पहली बार सीखा हो ना, तो वो जो अपब्रिंगिंग बोलते हैं ना, हमारे में भी होता है ना, वैसे हो जाता है। रियलाइजेशन आपको कब हुआ कि आपको अब म्यूजिक प्ले करने से ज्यादा कंपोजिंग म्यूजिक में चले जाना चाहिए? नहीं, मेरे लिए मैं बोलूंगा, मेरे जो सपने थे मेरे लाइफ में, भगवान ने ये चीज दी कि बहुत पहले ही मेरे जो सपने थे, जो मिरर के सामने खड़े होकर मैं बोलता था म्यूजिशियन बनना, सबके साथ बजाना और सब, वो तो पूरे हो गए थे, बहुत जल्दी पूरे हो गए। तो मेरे लिए भगवान ने सब कुछ आगे बोनस दिया हुआ। तो अब मेरे ऊपर है, मैं कम मेहनत करूं ज्यादा मेहनत करूं, बट वो कंपोजिंग में भी शुरू हो गया। तो जैसे मैंने बताया, आदेश एंड मी हैड डन दैट एल्बम पावर ऑफ म्यूजिक। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं जो लंदन से हैं, त्रिलोचन सिंह जी, त्रिलोचन सिंह बिलगा, उन्होंने मुझे बहुत लाइफ में एक बैकअप रखा है मेरे लिए, और एक बोलते ना कि पुश करने के लिए एवरीथिंग। तो वो एक उनका भुजंगी ग्रुप करके एक बैंड भी हुआ करता था। ही वाज अ फाउंडर मेंबर ऑफ दैट ग्रुप आल्सो, पंजाबी बैंड इन यूके, प्रोबेबली द फर्स्ट बैंड देयर। सो ही टोल्ड मी दैट मैं एक सिंगर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, पंजाब विलेज से ही है,
तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो विल यू कंपोज एंड डू द म्यूजिक फॉर इट। तो क्योंकि मैंने और आदेश ने साथ में वो पिछली एल्बम की थी, तो मैंने आदेश को बोला यार आदेश ये है, लेट्स डू टुगेदर। तो हमने मिलके वो नया जो सिंगर था उसकी 20 गाने हमने रिकॉर्ड किए, और सनी स्टूडियो जो धर्म जी का स्टूडियो है ना, सनी स्टूडियो, वो सनी स्टूडियो उस टाइम पे शुरू हुआ था, तो हमने वहां पे 20 गाने रिकॉर्ड किए थे। तो वो एक इनिशियल स्टेज था जहाँ पे खुद का करने का, बिसाइड्स जस्ट प्लेइंग द गिटार। ऑफ कोर्स उसमें गिटार भी बजाया था, आदिश ने ड्रम भी बजाया था, एवरीथिंग वाज देयर, बट दैट वाज डूइंग समथिंग ऑन योर ओन। तो वो गाने जो किए थे वो हमने किया, और वो सिंगर वाज मिस्टर मलकीत सिंह। ओके। हाँ, तो वो वहां से शुरू हुआ था वो। तो वो करते करते फिर उसके बाद में देन आदिश गॉट बिजी, आई आल्सो गॉट बिजी, सो आई डिड अनदर यू नो द इंग्लिश सॉन्ग्स का वर्जन का मैंने आई डिड ऑन माय ओन, बट दैट टाइम नॉन स्टॉप का एक क्रेज था, तो मैंने इंग्लिश सॉन्ग्स नॉन स्टॉप फॉर्म में किए थे, यू नो। तो वो एक किया था एल्बम टी सीरीज के लिए। देन आस्ते आस्ते काम करते करते मुझे म्यूजिशियन एज अ म्यूजिशियन बुलाया था अजीत सिंह जी, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं थे। तो उन्होंने मुझे एक गाना बजाने बुलाया था, एंड दैट वाज द टाइटल सॉन्ग ऑफ देख भाई देख। देख भाई देख। तो मैं उसमें गिटार बजा रहा था। तो गिटार बजाते हुए मैं बैठा था, तो एंड समहाउ आई हैड मेट द जो डायरेक्टर थे उनको मैं पहले कहीं मिला था। तो हम वेट कर रहे थे किसी के आने की और सब। तो मेरी बारी आई नहीं थी गिटार बजाने की। तो मैं बैठ के अपने गाड़ी में म्यूजिक सुन रहा था अपना, तो वो भी वेट कर रहे थे। तो आए ऐसे, क्या सुन रहा है? नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था, तो मैं ऐसे सुन रहा था, कल रात को रिकॉर्ड किया ऐसे। तो उन्होंने सुना और वो चले गए, बस ठीक है। फिर अराउंड 2 महीने के बाद में मुझे एक कॉल आया कि दिस इज अ कॉल फ्रॉम वीडियो सिटी प्रोडक्शंस, एंड आनंद महेंद्र जी के यहाँ से कॉल है, एंड उन्होंने बोला कि वुड यू बी इंटरेस्टेड टू डू द टाइटल सॉन्ग ऑफ देख भाई देख। तो मैंने बोला देख भाई देख टाइटल सॉन्ग तो हमने रिकॉर्ड किया, मैंने तो उसमें गिटार बजाई थी, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड, यू नो। तो बोला आके मिल लो। बोला ठीक है। तो गए, तो देयर हैड बीन some misunderstanding or whatever between Ajit Singh ji and Anand Mehndra or something like this. तो मुझे बोला तू करेगा? तो मैंने बोला मैं करना चाहता हूँ, लेकिन the thing is it is totally wrong on my part कि अजीत सिंह जी ने किया, अब मैं कर रहा हूँ। you play me क्या, मैंने तो सुना हुआ है। तो मैंने बोला नहीं, मैं रिट्रीव करूंगा जो अजीत सिंह जी ने किया हुआ है, और मैं अपने स्टाइल में उसको कर लेता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, बट नाम अजीत सिंह जी का आएगा, मैं अपना नाम नहीं दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, मैंने फिर वो किया, और उस पे उन्होंने, मैंने बोला म्यूजिक डायरेक्टर आप अजीत सिंह जी का नाम दीजिए, और फिर उन्होंने क्या किया कि म्यूजिक अरेंजर एंड म्यूजिक एडिशनल म्यूजिक, यू नो, ऐसे करके कुछ नाम दिया था, वैसे राजू सिंह नाम दिया। तो वहां से जो मेरा टीवी का जो शुरू हुआ ना, तो आई थिंक बहुत पॉपुलर हो गया। और फिर उसके बाद में मुझे मिला फिल्मी चक्कर, नो, जिसमें सतीश शाह जी और सब लोग थे, तो वो मुझे मिला। फिर उसके बाद में टीवी का शुरू हो गया चंद्रकांता, देन बनेगी अपनी बात, CID, आहट, ये सब शुरू हो गया। तो मुझे सबसे बेस्ट शोज मिलने लगे, और आई थिंक बहुत कम लोग थे जो टीवी पे ना म्यूजिक करते थे। और मुझे मौका मिला, तो मेरा पूरा कोई अनइंटेंशनली मेरे लिए एक पाथ शुरू हो गया, एक दरवाजा खुल गया जिसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं रोज कंपोज कर रहा था, तो आई वाज डूइंग दिस, एवरी एपिसोड का स्कोर भी करता था, बैकग्राउंड स्कोर, प्लस जो टाइटल सॉन्ग्स होते थे वो भी करता था। तो वो एक टाइम ऐसा हो गया था कि उस टाइम पे ना वीकली शोज होते थे, मतलब डेली नहीं। आज कैसे 7 दिन चलते हैं एक ही शो ना, तो उस टाइम पे एक बार आता था। तो आई वाज ऑलमोस्ट डूइंग अराउंड 12 to 14 शोज अ वीक। तो
और ऑल अलोन, नॉट विद एनी म्यूजिशियन, नथिंग, मैं अकेले ही करता था सब कुछ। तो मेरा हाथ साफ करना वो उसमें हो गया, मेरा कंपोजिंग में उसमें आइडिया आने लगा कि क्या है। तो वो एक जोन में, जैसे आपने बोला उस टाइम पे कंपोजिंग इट हैड हैपेंड नेचुरली, और वो होता गया। और उससे पहले हम लोग जैसे कॉलेज के टाइम पे ललित और मैं रात को बैठ के ना हम लोग गाने रिकॉर्ड करते थे कंपोज करके, और फिर उसके बाद में उसमें म्यूजिक डालना और सब रात भर लगे रहते थे उसके घर पे हम लोग करके। आई हैड अ गिटार सिंथ एंड अ ड्रम मशीन, ही हैड अ सिंथेसाइजर एंड अ 4 ट्रैक रिकॉर्डर, इसलिए हम रिकॉर्ड कर पाते थे। तो वो एक जोन, आई कैन नेवर थैंक ललित इनफ दैट वो मेरे वो स्टेज ऑफ लाइफ में ही, जो मैं थोड़ा सा मेंटली भटक सकता था, उसने कहीं ना कहीं एज अ फ्रेंड ही केप्ट मी गोइंग इनटू म्यूजिक। सर कभी ऐसा टाइम आया जो ऐसा लगा हो कि हम कहीं फंस गए हैं, या कभी ऐसा टाइम आया हो जहाँ आपको लगा हो कि शायद गलत करियर चुन लिया, कभी ऐसा टफ टाइम? लॉट ऑफ टाइम लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया, तू तो फिल्म्स का भी काम करता है ये सब, बट तू टीवी छोड़ दे, क्योंकि फिर लोगों को लगता है तो टीवी का ही म्यूजिक करता है। आई जस्ट फेल्ट, जिस टीवी ने मुझे इतना सारा दिया, इतनी चीजें सिखाई, ये सब, आई विल नॉट टर्न माय हेड कि अब यू आर द डाउन मार्केट एंड आई वांट टू डू इस चीज को आप गलती बोलो या इसको ये बोलो, बट मेरे अंदर जो मुझे जो सिखाया गया था कि जिस चीज से आपको मिली है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करना, तो मैं वो करते रहा। एंड आई थिंक उसका फायदा भी है, और उसके जैसे प्रोज एंड कॉन्स होता है ना हर चीज के, वो भी है। तो प्रोबेबली माय टाइम वेंट इनटू मोर डूइंग दैट, एंड lost a lot of must have lost, मुझे तो पता भी नहीं, must have lost a lot of opportunities, कि मैं अगर वो टाइम उस टाइम पे स्पेंड करता मोर ऑन द फिल्म, सो आई वुड हैव कम इनटू फिल्म्स उसी टाइम पे। वैसे not that I didn't do anything after that on the films and all that, but the thing is I just feel अब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मेरे डैड का वो देख के जैसे डैड कैसे एक इंस्ट्रूमेंट करते थे, become the best friend, get into something else, become the, so मैंने वो अडैप्ट किया था ऑन के मैं 2 साल 1-2 साल टीवी करते रहता था, फिर उसके बाद एक गैप लेके 1 साल एड्स करता था, 1 साल फिर उसके बाद फिल्म का करता था, फिर वापस टीवी पे आता था, फिर तो मैं वो करते रहा। बट आई थिंक इस पर्टिकुलर जोन में मुझे 2-4 साल टीवी पे डाल के आई शुड हैव मूव्ड अहेड टू फिल्म्स। थोड़ा सा हमको लॉन्ग रन सोचना चाहिए, and which I think the newer kids definitely have a more clarity on that. Tell us about your memories of I Love Golden Star. I Love Golden Star is exactly वो जो मैं आपको बताया ना, जो त्रिलोचन जी okay. बड़े ब्रदर जैसे उन्होंने जो मलकीत सिंह की थी, that's the album। वो जो 20 गाने किए थे हमने, उसकी 2 एल्बम निकली थी, और फर्स्ट वन वाज आई लव गोल्डन स्टार। तो उसका गाना बहुत पॉपुलर था, कुड़ी नरम जी गरम जी, उस टाइम पे। तो वो पॉपुलर हुआ था। उसके बाद में फिर उसके बाद में उसका सेकंड एल्बम ही रिलीज हुई। तो और उस टाइम पे कैसे हमें तो पता ही नहीं लगता था, ना ईमेल था ना वैसे। तो हमने जो एल्बम रिलीज हमने जो रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो त्रिलोचन जी ले गए लंदन, मलकीत सिंह को लंदन लेके जाके। उसके करीब 3-4 महीने के बाद में हमको पार्सल आया कुछ। अच्छा, मुझे एक पार्सल आया, और वो पार्सल खोला मैंने, तो देखा कि वहां के न्यूज़पेपर की कटिंग्स और पूरा आई लव गोल्डन स्टार बीइंग लाइक हिट ऑफ द टाइम, गोल्डन जुबली, हाँ, मतलब पूरा पेज वैसे सबसे इतना हिट हो गया था। वैसे हमको पता लगा कि हिट हुआ। इनफैक्ट उसका जो गोल्डन जुबली हुई थी, तो उसका गोल्ड डिस्क भी मिला था उस टाइम पे ना, गोल्ड वो रिकॉर्ड्स मिलते थे जो फ्रेम्ड होते थे, तो गोल्डन जुबली वाला गोल्डन डिस्क वो मेरे पास है उस एल्बम का। तो what inspired you to create music like a fusion of Indian with modern beats?
सी वो तो फाउंडेशन तो वो पंचमदा के म्यूजिक से ही था ना, क्योंकि पंचमदा ने जिस हिसाब से ये सब चीजें की हुई है, वो अगर स्कूलिंग वो हो तो जाहिर है कि मतलब वो तो नेचुरली, अगर मैं उनका इतना भक्त हूँ तो वो निकलेगा ही इस थिंकिंग में। तो वो था, प्लस थोड़ा सा ये हो गया था कि मैंने कम से कम 12-13 साल एज ए गिटारिस्ट सबके साथ में काम कर रहा था, और प्रोबेबली मोर। तो वो जो एज ए गिटारिस्ट उस माहौल में होना, वो रिकॉर्डिंग में, तो मेरा एक चीज था ऑटोमेटिकली कि मैं ऑब्जर्व कर रहा था, देखते देखते कौन कैसे काम कर रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे मोमेंट पे उनकी जब सिचुएशन ऐसी है, उन्होंने कैसे उसको टैकल किया, क्या, तो ये जो ऑब्जर्व करके जो सीखना था ना सबसे, वो करते करते वो नेचुरली वो हुआ कि सबके स्टाइल, एक अपना स्टाइल बनता है कि हम अब हमारे दिमाग से हम क्या करते हैं, ये सब नॉलेज हमारे दिमाग से हम क्या कर सकते हैं, तो वो एक नेचुरल सी चीज थी। आपको कभी भी ऐसा लगा कि आपका नाम ओवरशैडो करा जा रहा है बिगर नेम्स की अंडर इंडस्ट्री में? अरे जब हमने एक जब देख बाय देख किया था ना, तो देख बाय देख के लिरिक्स लिखे थे अमित खन्ना जी ने। तो अमित खन्ना जी ने फिर बाद में मुझे बोला था यार कभी एक एल्बम करते हैं साथ में। बोला ठीक है। तो उन्होंने फिर वो प्लस म्यूजिक बनाया था, उनकी कंपनी थी प्लस फिल्म्स, प्लस तो उसमें जब उनका एल्बम का म्यूजिक कंपनी भी उन्होंने खोली, तो उसमें बोला था चल करते। देन ही सेड मेरे पास यार टाइम नहीं मिल रहा, मैं इतनी चीजें कर रहा हूँ, तो तू एक काम कर, तुझे क्या करना है एक एल्बम में, वो तो अपने हिसाब से यू मेक एन एल्बम, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो ऐसा तो कभी भी किसी को मौका नहीं मिलता है कि आप क्या करना चाहते हो कर लो। हमेशा ये होता है कि ये ऐसी टाइप की एल्बम करनी है और ऐसे डायरेक्शन मिलती है। हाँ, तो वो मुझे एक मौका मिला, तो मैंने एक एल्बम की थी जिसका नाम था कोई बात नहीं, एंड वो हमने किया। तो वो एल्बम जो था, क्योंकि मैंने अपने माइंड से अपने चीज से किया था, उसमें योगेश जी ने भी लिखा था, राजेश जौहरी जी ने भी लिखा था, उसमें गाया था माय वेरी क्लोज फ्रेंड सोनू निगम, देन उसके बाद में कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया था, देन शंकर महादेवन, देन साधना सरगम, हेमा सरदेसाई। सो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने कुछ किया था, और वो लोगों को बहुत अच्छी लगी। वो चली नहीं एल्बम, इनफैक्ट अमित खन्ना जी को इतनी पसंद थी वो एल्बम, तो उन्होंने बार बार वीडियो रिलीज करके ऑलमोस्ट 3 बार उसको प्रमोट करने की कोशिश की, बट कभी कभी किसी चीज की नसीब में जो फायदा होना था वो शायद उससे नहीं होना था। बट उसमें क्या हुआ कि प्लस के लिए अमित खन्ना जी एक एल्बम कर रहे थे अलका याग्निक जी के साथ में, जावेद साहब लिख रहे थे। तो अमित खन्ना जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया जावेद जी और अलका जी से, कि उनको मेरी एल्बम सुनाई, और उन्होंने बोला ओके लेट्स वर्क विद हिम। तो हमने साथ में मिलके फिर जो काम किया, वो एल्बम थी तुम याद आए, ओके, जिसमें वो गाना था ना जो पॉपुलर होता है, सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए, वो पॉपुलर हुआ था। तो वो एल्बम जब रिलीज हो रही थी, मुझे हमेशा ये लगता है, जो आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा, आप इतना लंबा करके मैं आपको अभी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, कि वो एल्बम जब रिलीज हो, तो मैं पहली बार जावेद अख्तर जी, अलका याग्निक, जो इतने बड़े बड़े नाम थे, तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं ना, ये इसमें मेरा पूरा वो हो जाएगा, आई विल नॉट बी नोटिस्ड विद दिस एल्बम। The album became popular and everything, and I think at that moment I just felt almost every singer wanted to do an album with me, मैं अपने मुंह से बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा ही माहौल था, बिकॉज जो गाने किए थे वो इट प्रोजेक्टेड अलका जी एज अ सिंगर, इन सो मेनी डिफरेंट वेज। हमने जो गाने किए थे, और इतने डिफरेंट म्यूजिक स्टाइल्स के बावजूद जावेद साहब ने जो लिखा था, हमने एक ही थीम ली थी ऑफ लॉस्ट लव, तो दैट केप्ट इट हेडेड टुगेदर। तो
वो एक मौका था जहाँ पे मुझे लगा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये नेचुरली अगर आपका काम अच्छा है ना तो आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। मतलब क्रेडिट अगर कहीं जा भी रहा है या आप ओवरशैडो हो भी रहे हो तो भी अपने टैलेंट पे कंटिन्यूअसली वर्क करते रहो, दैट्स व्हाट यू करेक्ट वांट टू से। करेक्ट करेक्ट। राइट। So have you felt how did you feel after listening to your first music which you worked for the movie? Sorry, once again. I'm saying how did you feel when you heard your music which you composed for a movie in the theater? In the theater. Yeah. Uh, या फिर ऐसे भी जब आपने पहली बार अपनी ही गाने को रेडियो पे सुना था तो कैसा लगा था मूवी के लिए? see, उससे पहले मैंने काफी फिल्म स्कोर किए थे, तो वो तो मैं थिएटर में जाके देखता ही था, तो मैं सुनता था। तो फिर ऐसा हो गया कि एक आदत पड़ गई कि अपना म्यूजिक बाहर बजता है, और स्पेशली कि तुम्हें याद आए कि बाद में तो वो गाना तो बाहर आया ही आया और लोगों ने सुना, वो सब, वो there was so much of learning I got with जावेद साहब वो एल्बम करने से, you know कि how do you see that, you know पहले दिन हम जब बैठे थे, पहला दिन ही लेसन था कि क्या करें, एल्बम बनाने हैं क्या करें, तो you know अलका जी सेट के you know आजकल ये चल रहा है, ये करते हैं ऐसे, तो जावेद साहब ने यार अगर आजकल कोई ऑलरेडी वो चीज कर रहा है तो हम वो क्यों करें, राइट। हम अपने हिसाब से हमें जो अपने आप में सुनने में मजा है जो चीज की वो करें, या कि हम फॉलो करें कि क्या चल रहा है, वो भूल जाइए उसको, तो हम वो करते हैं जो हमें कुछ सुनने में अच्छा लग रहा है, तो ही हमें हक है कि हम सोचेंगे सामने वाले को अच्छा लगेगा, you know? तो वो सी द फर्स्ट डे ओनली दैट वाज सो मच लर्निंग, एंड उससे पहले मैंने जो एल्बम की थी जो अमित खन्ना जी ने जो मुझे करनी थी मैंने जस्ट नोटिस किया कि विदाउट इवन रियलाइजिंग मैंने मुझे जो करने की अपॉर्चुनिटी मैंने वही किया था कि सोचा ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, दैट्स व्हाई व्हेन यू आस्क्ड मी राइट इन द बिगिनिंग ना कि कंपटीशन अराउंड, नहीं, द कंपटीशन इज विद यू योरसेल्फ, you have to compete with yourself what you've done, so you don't repeat that, and even if you repeat it how smartly, how you do that thing in a different way, आप अपने आप के साथ में compete करो और करते रहो, and what has worked for me is that only from the time when I've started getting conscious about the fact कि बाहर क्या हो रहा है ना, उल्टा it has just pulled me back and start getting doubts in your own head. So I think भूल जाना चाहिए कौन क्या कर रहा है, ये सुनो उसमें से इंस्पायर हो और ये सोचो कि यार अगर मैं ऐसा कुछ करता तो क्या करता, तो आप करने बैठ जाओ। Which director gave you the most creative freedom in the early days? I can never forget that the first background score जो मैंने की थी, एक बहुत छोटी सी पिक्चर थी, but actually एक पिक्चर में जहाँ मेरे को स्कोप मिला था was रंजीत जी, जिन्होंने मुझे कारनामा पिक्चर में बैकग्राउंड स्कोर करने दिया था, और उन्होंने पूरी छूट दी थी करने का कैसे करना है और सब, तो वहां से रंजीत जी has always been the influence and you know the hand behind me. Then उसके बाद में then there was directors ने उस टाइम पे because I was working with so many, राज सिप्पी जी, डड्डू जी, उनकी काफी पिक्चरें की, उन्होंने काफी you know जो करने का मन होता था करने दिया। इनफैक्ट अक्षय कुमार की तो एकदम बिगिनिंग की जो फिल्म्स थी, सौगंध फर्स्ट फिल्म आल्सो, एंड लड्डू जी के साथ काफी पिक्चर की, तो काफी उनके स्टार्टिंग की सबसे बड़ा खिलाड़ी आल्सो उमेश मेहरा जी के साथ, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, सो ऑल दोस द स्कोरिंग वाज डन बाय मी। इनफैक्ट खिलाड़ियों के खिलाड़ी में तो आई स्टिल रिमेंबर हमने एक इंस्पिरेशन ली थी, एक हम किसी कंपनी में गाना था जिसमें उसमें देन अक्षय कुमार had come over, तो हमारे हमने ऐसी बात करते करते किया, तो बोले यार ये गिटार पे नहीं करते, तो he did that, wow.
तो there was fun doing those things. तो उस टाइम पे हम बैठ के कुछ ना कुछ करते रहते थे ऐसे और all I have been lucky and I have You have been enjoyed blessed. working with every director and मेरा ये होता था the director has lived the film more than you. Yeah. So you better try to do things how he wants, how he visualizes his film to be. और अगर बहुत टाइम होता है कुछ डायरेक्टर्स जो बोल रहे होते हैं शायद बोलने में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन वो आपका जॉब है टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, बिकॉज आप अंडरस्टैंड कर सकोगे तो ही तो उनको वो दे पाओगे जो चाहिए. You have composed for movies like Raz, The Mystery Continues. How do you create suspense or romance through sound? See, एक दूसरी चीज थी कि बॉलीवुड में बीइंग अ म्यूजिक अरेंजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और प्रोग्रामर और अ म्यूजिशियन, यू नो अब्रॉड कैसे जॉनर्स होते हैं ना, एक रेगे स्टाइल है तो ये आदमी उसमें माहिर है, एक रैप है तो उसमें है, एक जैज है तो उसमें है, एक ब्लूज है उसमें. हमारे यहाँ पे ना वो जॉनर बाइफर्केशन इतना था नहीं. वी वर लाइक इनटू एवरीथिंग. We were into everything and हमें तैयार रहना था कि कोई भी चीज करने पड़े तो हमको कुछ ना कुछ उस जोन में संभालने के लिए आना चाहिए. You know, वैसा माहौल. So वो एक तो उसमें क्या था, you get introduced to every style possible. तो I'm sorry, मैं आपको कुछ बोलने जा रहा था. आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने राज मूवी के लिए गाना सस्पेंस और रोमांस के लिए बनाया, तो वो साउंड आपको कहाँ से मिली या कहाँ से आपने वो साउंड क्रिएट की कि ये रोमांस की साउंड होगी, ये सस्पेंस की साउंड होगी, इस तरह से? एक नेचुरल सी चीज तो यही है कि हमें पता है हम अगर फॉर्मल पार्टी में जा रहे तो हम सूट पहन के जाएंगे, अगर हम कैजुअल पार्टी में जा रहे तो हम टी शर्ट जीन्स में चल जाएंगे. तो वो तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है ही कि अगर रोमांस है तो क्या. यस, बट वो रोमांस को साउंड से डिफाइन करने में वो एक्सपेरिमेंटेशन प्लस उसके बाद में जैसे राज में तो द इन्फ्लुएंस वाज डेफिनेटली मिस्टर मोहित सूरी, बिकॉज ही वाज द वन हु वाज देयर. एंड हमने वो जो गाना था ना सोनियो ओ सोनियो, वो गाना तो हम लोग बैठे थे बनाने की कोशिश कर रहे थे. कुछ पहले एक दो बनाए चीज ऐसे, फिर बैठे we had a beer and I said, well, let's sit down and just get concentrated. तो करते करते एक गाना था in the night, बस उतना सही. तो हमें वो एक जान मिली. बाकी गाना पूरा अलग है, बट हमको एक स्टार्ट मार्क मिला के सोनियो, बस फिर सोनियो, ये सब वो गाने में नहीं है, कुछ नहीं है उसके आगे, बस कर लिया. और फिर उस पे चीज आगे बढ़ानी शुरू की, बनते गया. वी स्टार्टेड लाइकिंग समथिंग, वी फील एक सेक्शन करते, फिर वापस गैप लेके वापस, तो एक गाना बन गया. तो तू दे दे मेरा साथ था मिले हाथ चाहे जो भी हो बात. सोनियो जो है ना, वो सोनियो कभी पहले हमने बनाते वक्त सोनियो नहीं था. ओके. वो था क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशन उस टाइम पे अलग थी जो ना, तो वो रात का टाइम था, है ना. तो मैं अभी वर्ड भूल रहा हूँ क्या वर्ड था, और कुछ था. तो हमने वो कर लिया. अरे उसमें एक ही जगह तू दे दे मेरा साथ, बस इतना मुंह से ऑटोमेटिकली निकला और वो करते गए. देन वी कॉल्ड इन कुमार बोला के उसने सुना. उसको पहली बार लगा था कि ये रिकॉर्ड हमने कर लिया है, लेकिन मेरे को स्टार्टिंग में कुछ साउंड अलग सुनाई दे रहा है. तो हमने जाके भट्ट साहब को सुनाया, महेश भट्ट जी को. तो भट्ट साहब ने सुना और बोला यार मुझे पता क्या सुनाई दे रहा है स्टार्टिंग में. तो वो खड़े हो गए, बोले सोनियो. तो क्योंकि वो हमने जो दूसरा वर्ड किया था मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, बट उसका जो वॉवल्स और वो सब होता है ना, फोनेटिक, वो उसका साउंड सोनियो जैसे ही था, लेकिन हमने सोनियो सोचा नहीं था.
तो उनको ये सुनाई दिया, तो कुमार ने बोला मुझे भी यही सुनाई दिया था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ऐसा। तो फिर हमने उसको सोनियो कर दिया, लेकिन फिर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज की कि अभी रात का माहौल भूल जाओ, अब ये है कि वो ही इज अनाउंसिंग टू द वर्ल्ड कि आई लव यू, तो वैसे चेंज हो गया। तो वो करते करते फिर हमने वो देन कुमार जी से हमने रिक्वेस्ट किया कि कुमार ये तू दे दे मेरा साथ, बस इतना सा रिटेन कर ले, बाकी आप लिख दो। तो उन्होंने पूरा गाना इतनी अच्छी तरह से सब लिख दिया जी, by retaining that thing that सोनियो आ गया एंड वैसे, so that's how the song was। तो आपके पास लिरिक्स पहले आ गए थे या नहीं थे इस गाने के? जब हम लोग पहले बनाए थे, पहले ट्यून बनाई थी, पहले ट्यून बनाई थी, बाद में लिरिक्स। बाद में कुमार। नहीं, वो गाना जेन्युइनली बहुत हिट है, माय पर्सनल फेवरेट। इनफैक्ट उससे पहले भी हमने एक गाना किया था, एक पिक्चर आई थी सत्ता, सत्ता में हमने एक गाना किया था, गुनगुनाती गुनगुनाती है गीत गाती है जिंदगी तुम जो आए तो, वो हमने जावेद साहब ने लिखा था। तो जावेद साहब के साथ बैठ के हम जब लिख रहे थे तभी हमने वो बना दिया था। तो वो गाना फिर गाया था सोनू निगम जी ने और आशा भोसले जी ने, 2 वर्जन थे उसके। तो आशा भोसले जी की एक नई मूवी, एक नया एल्बम भी वो कर रही है, स्वर्ग का संगीत, जिसमें प्रदीप शर्मा खुसरो उनके साथ है। तो उसमें आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है सर? नहीं, अभी फिलहाल अभी तो नहीं। ओके। What is your first step when you are seeing a music for a movie? Script, emotion या visuals? I prefer visuals, अगर स्कोरिंग करना है तो नो। गाने का जो होता है वो तो पहले स्क्रिप्ट थोड़ी सी आइडिया लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि गाना कहाँ पे आ रहा है। समटाइम्स वो चाहते भी नहीं है कि हमको कुछ मालूम हो, चाहते कि यहाँ पे एक रोमांटिक गाना है तो इस टोन में इस टाइम मतलब ना ये माहौल जा रहा है। बट आई थिंक कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गाना कहाँ आ रहा है, उससे पहले क्या हो रहा है और उसके बाद में क्या हो रहा है। अगर वर्ड्स में भी कुछ चीजें डालनी है तो वो समझने के लिए वो सिचुएशन समझनी जरूरी है जी। और कभी कभी क्या होता है म्यूजिकली ऑल्सो उसको वो चेंज ओवर्स लाने, तो कभी कभी कोई सिचुएशन में ड्रामेटिक भी है जहाँ डायरेक्टर सोच रहा मुझे म्यूजिक सेक्शन में मुझे ये दिखाना है, तो वो बातें होती फिर वो एक्सप्लेन होके होता है। तो जैसे मैंने आपको भी जो सत्ता गाने का बताया, मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि जो जैसे सोनियो था पहले ट्यून बनाई गई थी, फिर वर्ड लिखे थे, और जो गुनगुनाती है वो था, वो पहले जावेद साहब ने वर्ड लिखे थे।